अगर रूसी क्रांति के बाद रूस का विकास के बारे में बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो हम यही, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि 1921 में रूस के विकास के लिए लेनिन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने यानी नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके माध्यम से विशेषकर जो उद्योग थे और खासकर जो मजदूर वर्ग था और जो उनके द्वारा बनाए गए सोवियत से, उन सोवियत का एक तरह से प्रभुत्व स्थापित होता है, मालिकाना हक उनके पास जाता है। और इसके साथ साथ एक तरह से कृषि को विकास करने की बात होती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। और खासकर यूरोप के हिसाब से देखा जाए, एक नई व्यवस्था में रूस में देखने को मिलती है। रूस में एक साम्यवादी व्यवस्था आती है और साम्यवादी व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी कि उत्पादन के साधनों पर जो राष्ट्र का एक तरह से वर्चस्व स्थापित था। कोई व्यक्तिगत पूंजी की अवधारणा वहां पर हमें नहीं दिखती है और न ही व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना वहां पर दिखाई पड़ती। जो बाकी दूसरे जो देश थे संसार के, खासकर अगर हम यूरोप के बाकी देशों की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो हमें एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था दिखाई पड़ती है। और उसके एक तरह से कहते ना कि उसके विपक्ष में रूस में जो नई साम्यवादी व्यवस्था निकलती है, उसमें हम यही कहते हैं कि मतलब एक दूसरा एस्पेक्ट। और फिर इतिहासकार की जिनके बारे में बात की जाए तो वो कहता है कि मतलब एक तरह से नया ऐसा उदाहरण में देखने को मिलता है जो विश्व में प्रथम था, पहला प्रयास था। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि भाई जिस तरह से जो व्यवस्था रहती है पूंजीवाद की, और उस पूंजीवाद की व्यवस्था में हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये दिखाई पड़ती है कि जो जितने भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों पर कंट्रोल होता है एक वर्ग विशेष का, जिसे कार्ल मार्क्स बुर्जुआ वर्ग कहता है। और सर्वहारा वर्ग जो उस पूंजी को पैदा करने में मेहनत करता है। तो कार्ल मार्क्स इसी को वर्ग संघर्ष कहता है। और रशिया में इसके बाद ये वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाता है। यानी जो नया रशिया का जो उदय होता है, कृषि का विकास होता है, वर्ग संघर्ष समाप्त होता है। उद्योगों के ऊपर एक तरह से स्वामित्व सोवियत का होता है, यानी एक तरह मजदूरों का इस पर कंट्रोल हो जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो बात थी, रूस साम्यवाद के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं या फिर महत्वपूर्ण भूमिका में आता है। और 1919 में जो थर्ड इंटरनेशनल की मीटिंग भी होती है मॉस्को में, इस मीटिंग के तहत, थर्ड इंटरनेशनल के तहत ये बात रखी जाती है कि दुनिया में जहां कहीं भी साम्यवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो रूस उसकी सहायता करेगा या रूस वहां पर एक तरह से सकारात्मक सहयोग करेगा। ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं रूस में। और रशिया का जो सबसे बड़ा जो हम इम्पैक्ट कहते हैं पूरे विश्व में जो दिखाई पड़ता है वो है 1928 के बाद स्टालिन जब एक तरह से रशिया का अध्यक्ष बनता है या सत्ता पर काबिज होता है, तो स्टालिन पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करता है। और पंचवर्षीय योजनाएं अगर आपको ध्यान में हो, भारत भी जब आजाद हुआ तो हमने भी रूस की इतिहास से या फिर रूस के विकास के व्यवस्थाओं को देखते हुए भारत में भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। तो यानी कि इतनी पावरफुल थी या फिर इतनी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब उनका कहते हैं कि प्रभाव इतना सकारात्मक था कि दूसरे देशों ने भी इस व्यवस्था को अपनाना शुरू किया। और स्टालिन की बात अगर हम करते हैं तो स्टालिन ने एक तरह से मतलब सिस्टमेटिक ढंग से रूस के हर सेक्टर को तवज्जो देते हुए पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन उसका विकास किया। और ये सबसे कहते हैं ना कि रूस की जो व्यवस्था थी साम्यवाद थी और जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनकी वजह से ही रूस जो 1929 में जो अमेरिका से आर्थिक महामंदी शुरू होती है, उस आर्थिक महामंदी में सबसे महत्वपूर्ण तरीके से हम कहते हैं कि रूस के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यानी जब संसार के सभी देश पूंजीवादी व्यवस्था के अधीन आते हुए वो कहते हैं ना कि उनका कोई सामान नहीं बिक रहा था,
स्टक हो गया था सब कुछ, ट्रेड बिल्कुल स्टक हो गया था। कोई भी ऐसी व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती है जहां से उनकी फैक्ट्रियों को आशा मिलती हो। लोग बेरोजगार होते जा रहे थे, काम नहीं था मगर लोग थे। पूंजीवादी व्यवस्था के जब ये चीजें आती हैं तो ये भी कहा जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था की ये एक तरह से कमियां भी हैं, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड है सारा कुछ। अगर मार्केट में मांग नहीं रही तो सब कुछ खत्म है उसका। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ फिर हम कह सकते हैं कि भाई धीरे धीरे जो व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था से पूंजीवाद के अगर सकारात्मक प्रभाव भी नजर आते हैं तो नकारात्मक भी नजर आते हैं। तो 1929 की जो आर्थिक महामंदी हुई, धीरे धीरे पूरे अमेरिका से चलते हुए पूरे संसार में फैल जाती है, मगर रूस को छोड़ करके। तो रूस का जो कहते हैं ना कि 1917 के बाद जो विकास हुआ वो साम्यवादी, इसी बात से ही साम्यवाद की स्थापना या फिर साम्यवाद के प्रचार प्रसार के लिए लोगों में एक तरह से कहते हैं ना कि दूसरे देशों के लोग भी इसको एक विकल्प मानने लगे अपनी वर्तमान व्यवस्था में, चाहे वो राजतंत्र में थे, चाहे वो लोकतंत्र में थे या फिर पूंजीवाद के अंदर थे। वो भी एक तरह से पूंजी साम्यवाद की स्थापना की बात करते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि धीरे ही अगर 1945 तक हम आते हैं, यानी दूसरा विश्व युद्ध तक, जब हम अगर प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की बीच की बात करते हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में रूस का जो विकास होता है वो एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में होता है, जो युद्ध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर जब हम जिसको दूसरे विश्व युद्ध के बारे में देखते हैं। क्योंकि जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अगर हमें रूस के ऊपर आक्रमण नहीं करता तो शायद जर्मनी का जो असर नहीं होता जो उसका 1945 में होता है, 44 में होता है। क्योंकि रूस को जीतने के लिए उसको बहुत बड़ी सेना लगानी पड़ी और फिर बाद को रूस से ही उसको परास्त का मुंह देखना पड़ता है, हार का मुंह देखना पड़ता है। यानी एक देश जो 1914 में घुटने टेके खड़ा था पूरे संसार के सामने, एक तरह से जिसके सैनिक युद्ध में मारे जा रहे थे, 1.5 करोड़ की जनसंख्या युद्ध में झोंक दी गई थी, वो 1942 से 45 के बीच पहुंचते पहुंचते सबसे विश्व की उसमें जो सबसे बड़ी पावर थी जर्मनी, उसको हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये रूस का विकास ही था। इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, रिएक्शन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर एक तरह से जो पश्चिमी शक्तियां थी उनका रिएक्शन क्या रहता है 1917 क्रांति के बारे में, उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही आती है। जिस प्रकार से हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जब हुई तो इंग्लैंड ने भी उसकी प्रशंसा की थी, क्योंकि ये माना गया था कि भाई लोगों को स्वतंत्रता और व्यक्ति एक तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी और बहुत सारी जो एक तरह से प्रतिबंध लगा दिए गए थे फ्रांस की सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा, वो छूट मिलती है। और फिर रूसो कहता है कि भाई आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है मगर हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये जो चीजें हैं ये दिखाती हैं कि भाई किस प्रकार से जो क्रांति का इनिशियल स्टेज होती है वहां पर दूसरे देश भी उसको एक तरह से वो कहते हैं कि ठीक हो रहा है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। मगर जैसे जैसे रूस की फ्रांसीसी क्रांति आगे बढ़ती है और लुई 16 को फांसी दी जाती है और उसके बाद उनके वो कहते हैं ना कि खासकर ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड जैसे देश कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से कि भाई दोबारा से राजतंत्र स्थापित हो जाए या फिर फ्रांसीसी क्रांति की लपटें उनके देश तक ना पहुंचे। तो ये चीज हमें देखने की मिलती है। और इसकी जब हम बात करते हैं फिर हमें यही बात समझ में आती है कि भाई हाँ, क्रांति की शुरुआती जो दौर होता है उसको सब प्रशंसा करते हैं, मगर रूसी क्रांति के समय ऐसा नहीं हुआ। रूसी क्रांति जब होती है तो हमें ये देखने को मिलता है कि भाई एक तरह से, क्योंकि जो व्यवस्था परिवर्तन की बात थी, क्योंकि राजतंत्र से गणतंत्र या लोकतंत्र की स्थापना वो कहते हैं कि एक संभावित सा कदम दिखाई पड़ता है, मगर राजतंत्र से साम्यवाद की स्थापना, यानी एक समय वो जब सारी प्रॉपर्टीज या संसाधन उस देश के कुछ लोगों के अधीन थे और एकदम से वो सारी व्यवस्था बदल कर रातों रात
वो सारी व्यवस्था के अधीन, यानी सामान्य जनता उस संसाधन या फिर उस संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। ऐसी व्यवस्था में नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो व्यवस्था एक तरह से हमें देखती है तो यहाँ पर हमें जो बात दिखाई पड़ती है, रूस में जैसे ही साम्यवादी क्रांति फैलती है, दूसरे देश अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कई बार ये होता है ना कि मतलब भाई कोई ऐसी हवा चल रही है जहां पर आज़ादी की बात दिखाई पड़ती है, तो लोग अपनी पहले खिड़कियां बंद करते हैं, भाई ये हमारे अंदर ना आ जाए। क्योंकि कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति अपने विशेषाधिकार नहीं छोड़ता है। और रूसी क्रांति कहते हैं भाई छोड़ने पड़ेंगे, और रूसी क्रांति जब कहती छोड़ने पड़ेंगे तो फिर उसमें समस्या भी है, और यही समस्या हमें सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है। और खासकर जब पूंजीवाद की स्थापना हुई, तो पूंजीवाद की जो स्थापना थी वो साम्राज्यवाद के अंदर निहित थी, और रूस अब साम्राज्यवादी व्यवस्था में शामिल नहीं होना चाहता है, बल्कि वो तो युद्ध में भी शामिल नहीं हो। इसीलिए 1900 जैसे क्रांति होती है, तो क्रांति के बाद लेनिन जर्मनी के साथ समझौता की संधि करके युद्ध से दूर हो जाता है, और जितने भी साम्राज्यवादी व्यवस्थाएं उनके अधीन थी उन सबको आजाद कर देते एक तरह से। तो ये जो यानी एक तो संपत्ति वितरण की जो भावना थी, और फिर एक तरह से जो साम्राज्यवाद के खिलाफ जो मोर्चा था, ये उस समय के जो सबसे बड़े साम्राज्यवादी देश थे, अगर इंग्लैंड की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, इंग्लैंड और एक तरह से इटली की बात करते हैं, ऑस्ट्रिया की बात करते हैं, ये उस समय के जो देश थे वो सबसे बड़े साम्राज्यवादी देश थे। वो नहीं चाहते हैं कि मतलब रूस की क्रांति जिस तरह से सफल हुई है, ये या तो उपनिवेशों के अधीन पहुंचे या फिर कहीं और पहुंचे, उनके देश में भी ना पहुंचे ये बात। तो इसलिए जब थर्ड इंटरनेशनल हुआ 1919 का, उसके बाद से जब रूस ने ये घोषणा की कि जहां भी साम्यवाद के प्रसार के लिए उसकी आवश्यकता होगी वो सहायता देगा, तो ये जो कहते हैं ना कि दूसरे जो विश्व के जो देश थे, उन्होंने इस सारी व्यवस्थाओं को रोकना, यानी एक तरह से अपने देशों में जितनी भी सोशलिस्ट पार्टियां थी उन पे प्रतिबंध या फिर उनके ऊपर कहते हैं ना कि उसकी शिकंजा कसना प्रारंभ कर दिया। और अमेरिका के नेतृत्व में या फिर इंग्लैंड के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि एक तरह से साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने और साम्यवाद को रोकने के बहुत सारे कदम उठाने शुरू कर दिए। और एक तरह से जो कहते हैं ना कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई एक तरह से जब इटली और जर्मनी में फांसीवाद की स्थापना होती है, नाजीवाद की स्थापना होती है, तो वहां पर भी वो लोग रूस, उनका ध्यान रूस की तरफ ज्यादा है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें 1936 में जो कोमिंट्रन पैक्ट हुआ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जापान के साथ, तो जापान जो एक तरह से फ्रांस के खिलाफ भी था, जर्मनी के खिलाफ भी था शुरुआत में, जब वो कोमिंट्रन पैक्ट, एंटी कोमिंट्रन पैक्ट में शामिल होता है, तो वो अब जापान के साम्राज्यवाद को एक मूक सहमति मिल जाती है। रशिया उसकी, इंग्लैंड की, फ्रांस की, अमेरिका की, क्योंकि जापान उस समय पर 1936 के आसपास जापान मंचूरिया या फिर चीन के ऊपर, क्योंकि 37 में चीन के ऊपर आक्रमण करता है, तो जापान की जो व्यवस्थाएं बनती हैं, जापान की जो एक तरह से आक्रामक जो रवैया था उस समय का, उसको तो वो जो नहीं देते, वो कोमिंट्रन पैक्ट यानी जो साम्यवाद विरोधी जो गुट था उसमें शामिल होने से वो लोग मानते हैं चलो एक देश और आ गया हमारे साथ जहां पर साम्यवाद का प्रसार नहीं होगा। तो यानी साम्यवाद को रोकने के लिए वो जापान की जो एक तरह से कहते हैं कि मतलब जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी, साम्राज्यवादी जो कोशिशें थी, उनको रोकना जरूरी नहीं समझते, वो साम्यवाद को रोकना जरूरी समझते, और यही व्यवस्था बनती है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जब जापान पूरे विश्व को आगे बढ़ाता है, पूरे विश्व में या फिर खासकर एशियाई कॉन्टेक्स्ट में साम्राज्यवाद का प्रसार करता है, तब भी वो लोग इसकी तरफ नहीं चेतते हैं। और 1945 का जब युद्ध समाप्त होता है, दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त होता है, तो उस समय निर्विवाद रूप से विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है। एक गुट जो साम्यवादी देश थे, दूसरा जो पूंजीवादी देश थे। पहले गुट का नेता रूस है, दूसरे गुट का नेता से अमेरिका है। और 1960 के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, यानी हमेशा रूस और अमेरिका आमने सामने रहते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के, मगर उसके जो अंतर को जड़ जो होती है इस मुद्दे की, वो साम्यवाद है।
चाहे वो मैक्सिको संकट था या जो कोई भी था, जो भी चीज़ें थी उसके फिर कभी बाद में जिक्र करेंगे जब हम कोल्ड वार की बात करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा जो रूस का जो एस्पेक्ट था वो हमारा समाप्त होता है। यानी रूस की सोशलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप और फिर रूस की क्रांति और एक तरह से वो कहते हैं ना कि रशिया आफ्टर रेवोल्यूशन और रिएक्शन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड टुवर्ड्स रशियन रेवोल्यूशन। तो ये हमारी सब थीम समाप्त होती है। इसमें कोई इशू हो या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई। नो सर। ठीक है।